सिंह की सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर थे। 2 दिसंबर को वो साहब शपथ लेते हैं, 8 दिसंबर को उनकी बेटी किडनैप हो जाती है रुपैया सहित। मुझे भी 26-27 साल हो गए उधर बैठते बैठते। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी, कोई विजुअल मुझे ऐसा नहीं मिला कि रुपैया सईद को कहां छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, कहां वो मिली, क्या शर्तें थी, किसी को नहीं पता चला। सिर्फ 4 ऐसे पहली बार आजाद भारत में इंटरनेशनल आतंकवादियों को छोड़ा गया। और उस घटना के बाद 8 दिसंबर के 10 दिन के बाद एक कांग्रेस के बड़े लीडर जो आजकल कह रहे हैं कि कश्मीरियों को पैसे देके कुछ भी कहलवा लो, क्योंकि पैसे देके कहलवाने का उनका पुराना रिवाज होगा, उनके घर से भी एक बच्चा गायब हो गया। 27 आतंकवादियों को छोड़ा गया। ये सब रिकॉर्ड पे है, ये कल कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो आपको न मिले। और उसके बाद में एक और कांग्रेसी नेता हैं, बड़े हैं, जो बार बार टेलीविजन पे ये कहते हैं कि मैं चाहता था कि बुरहान वानी से मैं डायलॉग करूं, क्योंकि उसको मार दिए जाने के बाद उनका कमेंट आया कि मैं डायलॉग करना चाहता था उससे। तो वो पहले भी डायलॉग नहीं कर पा रहे और उसके बाद जो कई हजार बुरहान वानी उनसे डायलॉग नहीं करते, मरने के बाद कहते हैं कि मुझे डायलॉग करना था। उनके घर से भी एक बेटी गायब हुई। 7 आतंकवादी छोड़े आपने। अब मेरी बात को सोचिए कि 2 दिसंबर 1989 से लेके 19 जनवरी 1990 में कितने दिन होते हैं? 40, 42, कितने दिन हो गए कुल मिलाकर के? उसी राज्य का एक शख्स गृह मंत्री, और यही फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मुख्यमंत्री, और जनरल केवी कृष्णा राव वहां के गवर्नर। आपने धर्म और मजहब और पहचान के नाम पे 5.5 लाख कश्मीरियों को आपने रातों रात दिखा दिया। और एक घटना इसलिए बताता हूं कि वो मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है राहुल पंडिता। उनकी किताब है उनके बड़े भाई का मर्डर हुआ है। उसमें कई स्टोरी ऐसी हैं, उसमें से एक स्टोरी सिर्फ आपको बताना इसलिए चाहता हूं। जब रात में एक पूरे परिवार का कत्ल हो रहा था, एक परिवार के 8 लोगों को गोलियों से मारा जा रहा था, एक छोटा बच्चा वो किसी कमरे के पीछे जाके छुप गया और रात भर वो ये सब देखता रहा। और जब सुबह हुई तो ये मक्कार कश्मीरी नेता और ये तमाम हुर्रियत के लोग उनके घर पहुंचे और बहुत फूट फूट के रोने लगे। और कहा उन्होंने कि हमें पता होता, उनको ये मालूम नहीं था ये बच्चा जिंदा बच गया। उस बच्चे ने जो कुछ बोला है, राहुल पंडिता ने उस किताब में एज इट इज उसके शब्दों में लिखा है। उसने कहा कि मैं रात भर, यही लोग थे जो मेरे मां बाप को मार रहे थे, जिन्होंने मेरी बहनों की इज्जत लूटी है, जिन्होंने मेरी मां के साथ बलात्कार किया है, यही लोग आए हैं कहने के लिए कि हमें बड़ा दुख है। आप मुझे पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज 5-6 दिन का कर्फ्यू लग गया है और इंटरनेट नहीं है, उसकी चिंता में पूरा देश परेशान है। यहां से लेकर अमेरिका तक इतने सवाल उठ रहे हैं। किसी कश्मीरी को, किसी कश्मीरी हिंदू ने, किसी कश्मीरी पंडित ने मारा है आज तक? यह जघन्य अपराध उनके साथ, किसी के साथ हुआ है? इतना बड़ा जिनोसाइड होने के बावजूद भी पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में किसी के खिलाफ एक कंप्लेन नहीं है, एक FIR नहीं है। यह बात अलग है कि आपकी सक्सेसिव सरकारें आती थी और जम्मू कश्मीर राज्य का कश्मीरी मुसलमान अगर बॉम्बे में नौकरी कर रहा है, अगर वो मेरठ में पढ़ रहा है, तो एक नोडल ऑफिसर हर राज्य में स्थापित किया गया है कि ये कश्मीरी जो बेचारे मासूम हैं, जिनके माँ बापों और भाई और बहनों ने 5.5 लाख हिंदू कश्मीरियों को मारा था, अगर मेरठ में उससे किसी ने ऊंची आवाज में भी बात कर ली तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रात में ही उसको जाकर के बचाना होता था और पूरा तलब कर लिया जाता था। एक तरफ तो ये कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ये कैरेक्टर है कि जो कश्मीरियत की और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी और उनके लोगों ने
जो कुछ किया उस पे ना तो शर्म है, ना कभी आंसू है, ना कभी कोई मांग है। लेकिन 6 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट नहीं है। अरे भाई 30 साल, आज तो ईद मनाने के लिए सुबह से शाम तक कल्चर है, ईद मुसलमान कैसे मनाएंगे? इस राष्ट्र को चिंता है, इस देश में बड़े बड़े लोगों को चिंता है। भाई ये चिंता एक तरफा क्यों है आपकी? 30 साल में किसी ने नहीं पूछा कि ये कश्मीरी हिंदू पंडितों के घर में कभी चिराग जलेगा नहीं जलेगा, कभी दिवाली इन्होंने मनाई है, कभी होली मनाई है कि नहीं मनाई है? ये कहां है, कहां नहीं है? सड़कों पे दिल्ली में, जम्मू में कोई पान की दुकान कर रहा है, कोई सिगरेट की दुकान कर रहा है, उनकी जिंदगी के, क्योंकि उनका धर्म अलग था। लिहाजा आज इंडस्ट्री भी जा रही है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी होगा। ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर 100% लोगों को जॉब मिला हुआ है। इतनी ज्यादा खुशहाली है कि उसकी कहीं कोई पराकाष्ठा नहीं है। सिर्फ कश्मीर में और वैली में जो 15% का इलाका है और टोटल पॉपुलेशन की 7% पॉपुलेशन रहती है, सारी समस्या उनकी है। न लद्दाख के बारे में बात हो गई, न जम्मू के डोगरा के बारे में बात हो रही है, न वो तमाम पिछले 50 साल में जो आपने कानून बनाए हैं एंटी हिंदू, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इतना हाइपर सेंसिटिव क्रिएट किया गया है। और सवाल यह है कि हमारा बावर्ची खाना है, हमारा किचन है ना, भारत का अभिन्न अंग है ना, तो भारत के अभिन्न अंग में आप अपने किचन में गैस कहां रखेंगे और प्लेट कहां रखेंगे? इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या संबंध है भाई? आपके शहर में अरेंजमेंट है आपका, आप किसी को, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे कोई अंतरराष्ट्रीय मामला उससे इफेक्ट हो रहे हो। लेकिन ये वो तमाम ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में इस 370 और आर्टिकल 35A को अपना ही हिस्सा मानते थे। ये उन्हीं लोगों की मदद कर रहे थे। और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग होने के लिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि 70 साल से क्या किया गया जिसकी वजह से अभिन्न अंग है, और अगर उसे हटा लिया गया तो क्या चीज उससे छूट रही है? कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे जम्मू कश्मीर में एलिनेशन होगा? नो, जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद 2 नेशन थ्योरी पर एक राज्य बना। उस राज्य की नाजायज मांगों को मानने के लिए एक तरीके की चादर गड़ गई जिसका नाम है 370 और 35। इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर वैसे ही है जैसे बिहार है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे और दूसरे राज्य हैं। लिहाजा एक मिथ था, तोड़ा गया। अब क्योंकि कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, राजनीतिक दलों का हो, वो करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन भाई क्या ये सिलसिला हट गया तो इससे इस देश में क्या समस्या पैदा हुई, मैं ये नहीं समझ पा रहा सर। मगर आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद अब भारत सरकार का रवैया क्या होना चाहिए पीओके और अक्साई चीन के बारे में? देखिए, ये जो 2 विषय हैं, अक्साई चीन और गिलगित बल्तिस्तान और पीओके, ये एक अलग विषय है, मैं उसका जवाब दे सकता हूं आपको। लेकिन आप ये देखें कि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव अनाउंस किया गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आप जम्मू कश्मीर में भले ही न जमीन खरीदें, भले ही कुछ न करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भारत के वो तमाम कानून, राइट टू एजुकेशन से मुसलमानों को फायदा होना था या नुकसान होना था, और जब ये लागू होता तो वो तो जम्मू में भी लागू होता, वो तो लद्दाख में भी लागू होता। तो 370 से आपने राइट टू एजुकेशन भी रोक दिया, 370 से आपने राइट टू इंफॉर्मेशन भी रोक दिया, 370 से आपने एंटी करप्शन का लॉ भी रोक दिया, 370 के न चलते हुए आपने भारत की संसद को वहां जाने से रोक दिया। तो आप मुझे बताइए कि 1988 में एक कानून बना, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, वो पूरे देश में लागू है, वहां लागू नहीं है। 88 में बना और 90 के अंदर धड़ल्ले से मस्जिदों का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वैली है उसकी 25 मस्जिदों के अंदर आपके बिहार के और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग गए, जहर उगलते हैं, जहर उगलते हैं। वो तमाम सारे लोग बिहार के भी हैं और ईस्टर्न यूपी भी के हैं, और वहां जाकर को इमामत का काम कर रहे हैं। उनको नागरिकता किसने दी? मेरा सवाल सिंपल है, आप ही का राज, और आपका राज तो 90% केंद्र सरकार की एक्स्ट्रा इमदाद से चलता है। आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है?
उस पर भी कोई सवाल नहीं है। तो मेरे टैक्स से और आपके टैक्स से, जो मेरा दुख है एक हिंदुस्तानी के नाते, जम्मू कश्मीर के लोगों के अगर कुछ पैदा नहीं होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, भारत का राज है, इसमें मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी आपत्ति है कि मेरे टैक्स का पैसा जम्मू कश्मीर में सरकारों की देखरेख में होने वाले आतंकवादी, सरकारों की देखरेख से पलने वाले अलगाववादी, आप स्कीम चलाते हैं कि बुरहान वानी निजाम मुस्तफा के लिए लड़ेगा, पुलिस की गोली से मारा जाएगा, और कुछ लोगों के बारे में आपने स्कीम चलाई कि आप आतंकवाद कर चुके हैं और अब आप मेन स्ट्रीम में आने के लिए अपनी रिवॉल्वर को रख देते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार 12 लाख रुपए जो मेरे और आपके टैक्स के हैं, वो उस आतंकवादी जिसने बंदूक रख दी है उसके लिए एक एफडी कराएगी, और एफडी करा के कहेगी कि वो मेन लाइन में आ जाए। वो कब बंदूक उठा लेते हैं और कब बंदूक रख देते हैं ये सबको पता है। तो मेरा पैसा जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों के लिए है, उनकी खुशहाली के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्य पिछड़ जाते हैं, कुछ राज्यों को देना पड़ता है, मैं उस पर सवाल नहीं, लेकिन आप तो इस लेवल पे मिसयूज कर रहे हैं। और अपने ही राज्य में जो हिंदू रह रहे हैं उनको आपने सरेआम पूरी दुनिया के सामने मजहब के नाम पे मारा। यासीन मलिक टेलीविजन पे कहता है 4 एयरफोर्स के अफसर मारे उसने, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिट्टा कराटे उसने क्या किया है पूरे टेलीविजन पे मौजूद है, ये कोई बयान ऐसा नहीं है कहीं आइसोलेशन में दियो। तो एक ये देश में एक ही घटना पे 2 रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? ये कश्मीरियत सेलेक्टिव क्यों है? ये इस बात के लिए क्यों है कि भाई कर्फ्यू लग गया है तो ईद कैसे मनाई जाएगी? कर्फ्यू लग गया है तो इंटरनेट नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। तो पीओ के और एक्साइज चीफ के ऊपर क्या फोकस होना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र आपके भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में किया है, और मैं अभी भी मानता हूं कि आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार होंगे। पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान जो होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होती है, बाहर दिए बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको एक घटना बता रहा हूं। 24 फरवरी 1994 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने भारत की संसद के ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद का मामला है, राइट। और फिर उन्होंने उसमें अगली लाइन जोड़ी कि सिर्फ इतना ही विवाद है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे भारत को लेना है, वो भारत कब लेगा, कैसे लेगा, सिर्फ इतना ही विवाद है। ये रेजोल्यूशन 24 फरवरी 1994 को भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट में पास हो चुका है। लेकिन सरकारों के एजेंडे में पार्लियामेंट में पास हुआ प्रस्ताव सरकार से बड़ी ताकत रखता है, पार्टी से बड़ी ताकत रखता है। मेरा कहना है ईमानदारी से जो संविधान में लिखा है उसको पूरा करो, किसी को अच्छा लगे या किसी को ना लगे, जो संविधान में लिखा है कम से कम उसको, जिसकी कस्में खाई जाती हैं, जो आपकी पार्लियामेंट पास करती है, सर्वसम्मति से करती है, उसको भी लागू। तो अगर 24 फरवरी का रेजोल्यूशन भारत की सरकार निकाले और उस वक्त की अल्ट्रा सेकुलर सरकार जो अपने आप को बताती है उसने पास किया है, तो उसको पे इंप्लीमेंटेशन करें। लिहाजा जो अक्साई चीन की बात कही गई है, जो गिलगित बल्तिस्तान की बात कही गई है, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसका हिस्सा नहीं था गिलगित बल्तिस्तान, इसलिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था उसको आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है वहां पर। तो गिलगित बल्तिस्तान तो बिल्कुल अलग थे, जिन्हें अभी 2 साल पहले पाकिस्तान ने अपने उसमें मिलाया है। उसी हिस्से में से कुछ हिस्सा उन्होंने चाइना को दिया है। वो खुद भी ये कहते हैं ये विवादित हिस्सा है, लेकिन उस विवादित हिस्से को चाइना को भी दे देते हैं। तो भारत सरकार को मैं नहीं जानता, न भारत सरकार मेरी सुनेगी, न भारत सरकार से मेरा कोई इस तरीके का रिश्ता है कि मेरे कहने से कोई फर्क होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले 70 सालों में
जरा सरकारों से बजट पूछें, आरटीआई डालें, जरा अपनी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री में आरटीआई डालें कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 2019 तक जम्मू कश्मीर में इतनी विशेष धारा देने के बाद कितने लोग मारे गए हैं, कितने फौजी मारे गए हैं, और ये फौजी क्यों मारे गए हैं, इसका कोई किसी के पास रिकॉर्ड है? अगर धारा 370 इतनी अच्छी थी तो 42,000 लोग वैली में क्यों मारे गए हैं? पुलिस की गोली से मरे क्यों? ये आर्मी के लोग जो हरियाणा के अंदर 80% गांव ऐसे हैं कि किसी न किसी गांव का बच्चा जो है वो कश्मीर में जान से मारा गया है। रोज लाश टेलीविजन पे आती है, आज ये हुआ और वो हुआ, वंदे मातरम और भारत माता की जय, और बात खत्म हो जाती है। भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री और सरकार भी जितने मुआवजे देती है आर्मी वाले को, वो तब भी 12 लाख नहीं होते जो उस आतंकवादी को हथियार रखने पे मिल जाते थे। आप कहते हैं कि कश्मीरियों का दिल जीतो, जीतते जीतते दिल ही समाप्त हो गया हमारा। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। यह नहीं होगा कि हम एक्सक्लूसिव रहेंगे, हमारा संविधान भी अलग होगा। संविधान में अगर कोई नाजायज है वो भी हमारे फेवर में है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और हम सारी नीतियां ऐसी बनाएंगे जिसमें कोई भी बौद्ध, कोई भी डोगरा को बेनिफिट न मिले। वहां उर्दू कंपलसरी है, अच्छी बात है, उर्दू हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन कश्मीरियत की बात करने वाले लोगों ने कश्मीरियत को क्यों नहीं कंपलसरी किया, कश्मीरी लैंग्वेज में? और उस कश्मीरियत नहीं करके आपने उर्दू की, और देखिए कितनी चालाकी की है उन्होंने कि जो आपके डोमिनेटेड एरियाज है वहां तो उर्दू का टीचर है, जो आपका लेह है, जो जम्मू है, जहां डोगरा रहते हैं, पंडित रहते हैं, वहां उर्दू का टीचर ही नहीं है। ना उर्दू का टीचर होगा, ना आप पढ़ेंगे, ना आपके पास मिनिमम नंबर है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए देश के लोगों से पूछता हूं, जो प्रावधान जम्मू कश्मीर का संविधान, क्योंकि मैंने उसको रख दिया 3-4 महीने पहले मैंने उसको लाया था, मुझे नहीं पता था 3-4 महीने में ये इसका स्वर्गवास हो जाएगा, तो ये मुझे पता नहीं था। लेकिन आप अगर उस संविधान की 50% चीजें भी भारत के संविधान में लागू कर दीजिए और कहिए हम भी जो है सेकुलरिज्म पे काम करेंगे, आप कश्मीरियत पे कर रहे थे, हम भी सेकुलरिज्म पे करेंगे, तो अभी देश के अंदर कुछ और बात होने लगेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि उस संविधान की तमाम चीजें तो आपने चलाई 70 साल तक, और आज भी आप उसको बनाए रखना चाहते हैं? लिहाजा भारत 3 युद्ध लड़ चुका है पाकिस्तान से, तीनों युद्ध के पीछे कश्मीर है। पूरे भारत में चाहे कोयंबटूर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे रघुनाथ मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, पूरे देश में जो भी आतंकवाद है उसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के आतंकवाद के पीछे कश्मीर है। इसके अलावा पाकिस्तान आपसे बिहार और उत्तर प्रदेश लेने नहीं आ रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक हम ये कह रहे हैं कि साहब ये गलत हटा दिया गया। जी सर, आपको लगता है 370-35 निकल जाने के बाद जम्मू कश्मीर आतंकवाद परमानेंट खत्म हो जाएगा? नो, इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने स्पीचेस में कहता रहा हूं कि आर्टिकल 35 के और 370 के समाप्त होने से जम्मू कश्मीर राज्य में 2-3 नहीं 10 किस्म का आतंकवाद था। एक जुडिशियल आतंकवाद था, एक पॉलिटिकल आतंकवाद था, एक सिस्टम का आतंकवाद था, एक लोकल पुलिस का आतंकवाद था, और एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। आपने अपने सिस्टम को इस तरीके से मैनेज कर रखा था कि आपको लगता था कि हम दिल्ली को जब ब्लैकमेल करेंगे तो आतंकवादियों को बढ़ाते हैं, फिर ब्लैकमेल करने के बाद बार्गेन करेंगे, और जब बार्गेन करने पे मान जाएंगे तो हम हुर्रियत से कहेंगे कि कैलेंडर जारी मत करो, और हमारी बात दिल्ली नहीं मानेगी तो हुर्रियत हर हफ्ते जो है कैलेंडर जारी करती थी। और इसी सरकार के देखते देखते अनंतनाग नाम का शहर आपने सुना होगा, आप में से कोई आज भी चले जाइए, जो अनंतनाग में 90% दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर अनंतनाग नहीं लिखा हुआ। हिंदुस्तान के नेशनल चैनल की एक रिपोर्टर इतने दबाव में थी कि जब वो लाइव कर रही थी वहां से, तो उसने कहा मैं इस वक्त इस्लामाबाद में खड़ी हुई। उसने कहा आकर के, उस पर जब
उसको नोटिस जारी हुआ क्योंकि वो देश के नेशनल चैनल की बड़ी सीनियर रिपोर्टर थी। उसने कहा मैं ये नहीं कहता मुझे मार देते। ये कश्मीरियत है। अनंतनाग का नाम बदल के इस्लामाबाद कर देंगे आप। और वो जो आपके क्या है, वो जो पहाड़ी पे जो है, नहीं, वो हमारे जो क्या बोलते हैं मंदिर है, उसका सूए सुलेमान नाम कर दिया है आपने, शंकराचार्य। तो आप चाहते क्या है भाई? आपको अगर नफरत है तो किसी की आइडेंटिटी समाप्त कर देंगे। तब भी 70 साल तक लोग रहे। कश्मीरियत उस दिन मर गई थी जिस दिन कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुओं की पहचान, कश्मीरी पंडितों की पहचान को ध्यान में रख के उनको मारा और निकाल दिया। और कश्मीर में एक भी जुलूस नहीं निकला। कश्मीर की छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मैंने लिबरल देखे हैं, बड़े बड़े मैंने मॉडर्न लोग देखे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को डर लगने लगता है 2 लोगों के मरने से, लेकिन 5.5 लाख लोगों को दिन के उजाले में धर्म का जिक्र करके कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ के मारा। और आपके नारे क्या थे? हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ। ये नारा था। लेकिन कहीं मैंने किसी को चिंता नहीं देखा, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में कैसे बसाया जाए, इसके लिए बंगाल में जुलूस निकल रहा है। इसमें महाराष्ट्र के मुंबई के आजाद मैदान में तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन एक जुलूस बता दें कि ये कश्मीरियत और सेकुलरिज्म कैसा है कि इसी देश में जो मूल निवासी हैं उनको आपने उनकी पहचान धर्म के नाम पे मारा, सबके सामने मारा। और कोई 1000 साल पुरानी कहानी नहीं है, कल की कहानी है। लेकिन कोई प्रोटेस्ट मुझे बता दे, किसी मुनाफिक और किसी मक्कार मुसलमान ने इस देश के अंदर कहा हो कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने के लिए भी कर देते, नहीं कर पा रहे। ये मेरा गुस्सा है। शायद यही कारण है कि मैंने कुर्सी अपनी उधर से इधर कर दी है, ताकि मैं कह पाऊं, क्योंकि उधर बैठने के बाद मैं कह नहीं पा रहा था। सर आपकी पीएल का क्या होगा जो आपने लगा रखी है? देखिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई हमको डेट नहीं दी है। कोई आज थी ना? आज हियरिंग नहीं था? नहीं, आज उसकी मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा हुआ है, उसमें हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर के भी हमारे कई साथी हैं, अंकुर शर्मा वगैरह, कई सारे लोगों ने उसमें और पार्टी बने हैं। अभी 370 के ऊपर जो है वो उमर अब्दुल्ला ने चैलेंज किया है उसको, क्योंकि उसमें कोई बहुत आर्गुमेंट वाली जगह नहीं थी। 35A में 35A में जो पूरी टीम थी, उस टीम ने सिर्फ यही कहा था कि ये आर्टिकल इलीगली इंसर्ट किया गया है, इट्स ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इट कैन नॉट बिकम ए आर्टिकल विदाउट डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। इतना ही भर है। उसके क्लॉजेस तो हैं उसके साथ में, उस पर चैलेंज नहीं करना था, तो उसमें कोई बहुत लंबी सुनवाई नहीं होनी थी। लेकिन 20-22 डेट के बाद हमसे कोर्ट ने कहा, जो हमारी टीम में लोग देखते हैं, उनसे कहा कि भाई आप जो है, हम इसका चैम्बर में फैसला करेंगे। अब वो चैम्बर का फैसला आने से बड़े चैम्बर का फैसला आ गया है, अब तो वो रिडंडेंट हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फैसला दे। लेकिन सर वो स्क्रैप ही हो गए तो उसका फैसला लेकिन मतलब है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना। अब ये होगा कि जो भी डेट होगी उसमें केंद्र सरकार जाकर के उनका अटॉर्नी जनरल बोलेगा ना, वो बताएगा ना कि केंद्र सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, उसको ऑफिशियली बताना पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या फैसला लेती है। 35 तो जो संसद में थी नहीं जी, तो उसको स्क्रैप किया गया संसद के द्वारा जी। लेकिन उस पे तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना पड़ेगा ना। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तय करेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे कैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो कह नहीं सकती है कि ये संसद ने उसको हटा दिया तो अब ये इश्यू नहीं है। संसद में आपकी जो डिमांड है वो तो वहीं पे है। नहीं, लेकिन आप उसका जवाब दीजिए 35 का कि ये अगर वैलिड है तो अब भारत का राष्ट्रपति कोई भी आएगा वो कुछ भी बोलेगा, वो रूल बन जाएगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट से आप जवाब मांगेंगे। नहीं, दैट्स राइट, आई एग्री, बट मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने से नहीं हुआ है ना मामला तो देश के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने साइन किए ना सर। तो अगर कोई आएगा और उसको लगेगा तो दोनों सदनों से पास करानी पड़ेगी फिर उसको भी। अगर यही वाली बात है तब राष्ट्रपति साइन करेगा ना। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है, ये जो धारा हटी है जी, उसके बाद में आपको लगता है जैसे जम्मू और लद्दाख में तो मोटे तौर पे ये पिक्चर सामने आ रहा है कि वहाँ के लोग तो खुश है बिल्कुल इसको हटाने से। लद्दाख के तो जो सांसद है उन्होंने तो स्पीच भी दिया, लेकिन जो ये जो वहाँ यहाँ पे जो कश्मीर की बात कर रहे हैं वहाँ पे ये नॉर्मल होंगे हालात। ये जो अभी एक दूसरा सवाल भी है उसमें कि ये जो अभी कर्फ्यू और वो जो सब लगा है वो क्या गवर्नमेंट हटाएगी, कब हटाएगी आपके हिसाब से? दूसरी चीज, क्या कश्मीरी पंडित वापस जा सकें? देखिए, 2 बातें हैं।
एक का जवाब सरकार देगी, वो कब हटाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने प्रिकॉशनरी, क्योंकि जो आज आप रिएक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, जो भारत ने चाहे रशिया को मैनेज किया, यूएस को मैनेज किया, सऊदी अरब का बयान है, यूएई का बयान है, चाइना की खामोशी है, तो आप ये समझिए क्या कहते हैं कि आपके घर का मामला था, लेकिन ताकतें इतनी मजबूत थी कि उन्होंने घर के अंदर भी एक वर्ग लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक। हजारों तस्वीरें, हजारों वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि कश्मीर में आग लग गई है, 50 को मार दिया है, कल परसों तो चल रहा था 250 लोगों को मार दिया है। तो ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें इतनी अंदर तक थी। मुझे लगता है कि सरकार जो है उस सिस्टम को, जो पिछले 70 साल में जो एपरेटस वहां काम कर रहा है, उसमें बहुत कुछ बदलाव होगा और इट विल टेक टाइम। लेकिन कर्फ्यू में जूम इन कर रहे हैं, 5 या 6 जिले हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 7% पॉपुलेशन इस 15% इलाका जिसे आप वैली कहते हैं या कश्मीर कहते हैं उसके अंदर है। बाकी कहीं कोई समस्या उस तरीके की नहीं है। तो इट विल टेक टाइम। और क्योंकि सरकार के सामने चैलेंज था, एक धार्मिक मामला था कि भाई एक ईद का मामला है, लोग एक न करें। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने जितने भी महान नेता हैं, उन सब नेताओं के कटार, जितने भी काले चिट्ठे हैं, वो सरकार ने उन्हें बुला के दिखा दिए थे। तो मुझे तो यहां तक खबर है कि कुछ मुनाफिकों ने, चीफ मिनिस्टरों ने ये कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा। अपने आप ही बोलिए कि हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, हमें पता है। तो वो अभी कुछ दिन तक बयानबाजी होगी, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो टोपी लगा करके मस्जिद में अल्लाह मियां की बातें करते हैं और उनकी मस्जिद के बाहर एक आदमी खड़ा होता है, सिर्फ उसकी वर्दी के ऊपर उस पे लिखा होता है अय्यूब और पंडित। भीड़ इसलिए उसकी लिंच मॉब कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है कि पंडित लिखा है। उनको पता ही नहीं कि कश्मीर में पंडित सरनेम होता है, वो मुसलमान हिंदू सब में होता है। वो साहब को बुलाया गया था दिल्ली में और उनकी स्थिति ऐसी कर दी थी कि उन्होंने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा मुझे 2-3 बार तो चिल्लाने दो ताकि लोगों को मैं बता सकूं मैं जिंदा हूं। मुझे भी आप कस्टडी में ले लिए, वो भी कस्टडी में है। तो वहां के ज्यादातर नेता केंद्र सरकार की मर्जी से कस्टडी में चले गए, क्योंकि ये भी सच है कि इसी जम्मू कश्मीर में जो महान नेता हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला साहब, वो देश में पहली उनकी खबर है जहां 24 घंटे 12 पुलिस वाले पहरा देते हैं उनकी खबर को। इतने खुश हैं लोग उनसे। आपके सर, पीआईएल जो हुई थी उसमें आपके एक साथी थे सुधीर कुलकर्णी जी, उनकी हत्या के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई देखिए मैं एक बात, आप सब मेरे मित्र हैं, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। कुछ बातें जो है वो सार्वजनिक दीजिए। मैं अब दूसरी तरफ बैठा हूं, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है? नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सर, ये जो तरीके से हटाने से जी, ये इसको सरकार हटने से पहले जी हटने से पहले देश का अर्थतंत्र डामाडोल हो गया था, ऐसी बात है। तो जैसे हटी तो ये सब डाइवर्ट हो गया फंड। तो अब ये जो हटने के बाद अब देश के अर्थतंत्र पर क्या असर रहेगा? अब मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं है और ना मैं अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हूँ। ये मुझे पहली बार कोई आपने बात ऐसी मेरी सुनने में आई है कि देश का अर्थतंत्र तबाह हो गया था और आर्टिकल 35 हटने से डाइवर्जन हो गया है और अब शायद कुछ होगा। मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।